नमस्कार। आइए सुनते हैं विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नौकर की कमीज पार्ट 5 मेरी यानी अवनीश राय की आवाज़ में। रात में पानी नहीं गिरा था। पत्नी जल्दी उठ गई थी। जब मैं उठा तब वह अपने काम निपटाकर खिड़की के पास स्टूल पर बैठी थी। खिड़की पर गाल टिकाए वह डॉक्टर के बंगले की तरफ देख रही थी। क्योंकि पिछवाड़े से सूर्य निकलता था, इसलिए इस कमरे में आकर लगता था कि उठने में बहुत देर हो गई और उस कमरे में लगता था कुछ देर और सोया जाए। कब से बैठी हो? अभी थोड़ी देर से। वह नहा धोकर तैयार थी। लगता है 4 बजे से उठ गई हो, मैंने कहा। मैंने जल्दी की और 15 मिनट में तैयार होकर आ गया। वह चाय बनाने चली गई। अभी तक अलाली थी। मैं भी स्टूल पर बैठ गया और पत्नी की तरह खिड़की पर गाल टिकाकर बाहर सुबह को देखने। यह समय डॉक्टर के निकलने का था। यदि 10 दिन तक डॉक्टर मुझे नहीं दिखते तब भी आगे उन्हें इसी तरह देखने का सिलसिला चलता रहता। परंतु घंटी बजाकर उनसे मैं बंगले के अंदर नहीं मिलता। वह ज़्यादा तकलीफदेह था। बाहर बंगले की बत्ती जल रही थी। मुझे फिर बुरा लगा। चाय पीकर मैं और भी चुस्त हो गया। अब पूरे दिन का सामना अपनी तरह से करने के लिए तैयार था। मैं नहीं चाहता था कि आज भी माली दिखे। आखिर डॉक्टर साहब बगीचे में दिखलाई दिए। मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर को देखते ही पत्नी से चिल्लाकर मैंने कहा और मैं दरवाजे से फिर टूटी दीवार के बीच बने रास्ते पर आ गया। वहाँ कीचड़ था, इसलिए मेरी तेज़ी कम हो गई। इसको पार करते ही मैं अपनी कल वाली तेज़ी में फिर आ गया। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे थे। मैं उनके इतने पास तक गया कि अपनी बात कह सकूं। वे समझ गए थे कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरी बात सुनने के लिए वे तैयार दिखे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, घर की छत बहुत टपकती है। खाना बनाने में, सोने में बहुत दिक्कत होती है। कल भी इसलिए आपके पास आया था। आपसे बात नहीं कर पाया तो पत्नी डॉक्टरनी बाई के पास गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। बरसात शुरू हो गई है, अचानक पानी गिर जाता। डॉक्टर मेरी बात सुनते रहे। बहुत परेशानी हो रही होगी आपको, 2 कमरे ही तो हैं। चिंतित होते हुए उन्होंने कहा, जी हाँ, बहुत तकलीफ़ है। 5-6 दिन पहले जो गद्दे भीगे थे वे अभी तक गीले हैं। जब पानी नहीं गिरता तब तो कोई तकलीफ़ नहीं होती होगी? डॉक्टर साहब ने पूछा। तब कोई तकलीफ़ नहीं होती। मुझे तो नहीं लगता कि मानसून है। बम्बई में कल मानसून आ जाए। यहाँ आने में 8 रोज लग जाएंगे। आपने पहले ही बतलाया होता। कल की बारिश से भीगकर खप्परे गीले हो गए होंगे। गीले खप्परों में काम नहीं होता। कारीगर चढ़ेंगे तो खप्परे चूर चूर हो जाएंगे। खप्परों को धूप खाकर सूख जाने दीजिए। सूख जाएंगे तो बनवा देंगे। और कोई तकलीफ़ तो नहीं है? जी नहीं, मैंने कहा। डॉक्टर साहब टहलने लगे। मैं कुछ देर तक उनके पीछे पीछे घूमता रहा। तब मैंने कहा, मैं जाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, चौकीदार बतला रहा था कि आपकी भाई बहुत सी ईंटें ले गई हैं। काम हो गया हो तो भिजवा दीजिएगा। घर में नल के पास एक टाका बनवा रहे हैं। कुछ ईंटें कम पड़ गई हैं। पूरी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। ईंट आजकल बहुत महंगी हो गई हैं। बरसात में तो अनाप शनाप कीमतें बढ़ जाती हैं। ईंटों के भट्ठे बंद हो जाते हैं। अभी 5 दिन में कीमत 1.5 गुना बढ़ गई। पानी और गिरने दीजिए, तब देखिएगा। आपके दफ्तर में प्रदेश गजट तो आता होगा? जी हाँ, आता है, मैंने कहा। पिछले 4-5 ले आइएगा। जी अच्छा, मैंने कहा। पत्नी ने पूछा, खप्परे सुधरवाने के लिए तैयार हो गए? बनवा देंगे पर अभी नहीं। खप्परे पानी से गीले हो गए हैं। कारीगर चढ़ेगा तो टूट जाएंगे। धूप खाकर जब सूख जाएंगे तब कारीगर आकर बना देगा। मैं डॉक्टर की ईंटों को कमरे में ढूंढने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? ईंटें ढूंढ रहा हूँ जो तुम डॉक्टर की कंपाउंडर से उठा लाई थी।
चौकीदार ने शिकायत की है। डॉक्टर कह रहे हैं जितने ईंटें हैं भिजवा दूँ। आंगन में 3 ईंट पड़ी थी। इन ईंटों को किसने तोड़ा? जब तबीयत खराब हो गई थी तब बर्तन मांजने के लिए मोहल्ले की रवताइन को बुला लिया था। उसने ईंटों के चूरे से बर्तन मांजे होंगे, इसलिए उसके मांजे बर्तन बहुत चमकते थे। मैं डॉक्टर की बहन से पूछकर ईंट लाई थी। पेटियों के नीचे भी ईंटें थीं। पेटी हटाकर ईंटों को निकाला तो पत्नी ने कहा, पेटी जंग खा जाएगी। आटे के पीपे के ऊपर एक ईंट रखी थी। चूहे ढक्कन खोलकर अंदर घुस जाते थे, इसलिए ढक्कन को ईंट से दबा दिया था। चावल के पीपे के ऊपर भी एक ईंट रखी थी। पूरे घर में 15 अच्छी ईंटें निकल आई थी। जहाँ 60 इंच वर्षा होती हो, वहाँ बरसात में धूप का निकलना अच्छा सट्टा हो सकता था। सद्दानी चौक में सेठ लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक सट्टा खेलते थे। आकाश की तरफ देखते हुए ये लोग खुले आकाश में काले बादल के छोटे टुकड़े को देखकर सट्टा लगाते थे। बूंदों के टपकने पर टपकी टपकी चिल्लाते हुए हल्ला मचाने लगते। सीधे आकाश से बूंद टपकने पर छत से इकट्ठी होकर बूंदों की टपकने पर सट्टा लगता था। ये लोग छड़ी लगी होगी तो उसके दोपहर या शाम तक बंद हो जाने पर या रात भर बरसते रहने पर सट्टा लगा चौक की दुकानों के पट्टे में खड़े रहेंगे। 3 दिन से छड़ी लगी नहीं थी, इसलिए घर का पिछवाड़ा ऐसा हो गया था कि उसमें घुटने तक पानी भर गया था। डॉक्टर के कंपाउंडर से सारा कूड़ा करकट पानी के साथ टूटी दीवार के रास्ते आकर जमा हो रहा था। मुझे समझ में आ गया कि कंपाउंडर की दीवार जानबूझकर तोड़ी गई है ताकि पानी डॉक्टर के कंपाउंडर में जमा ना हो। सड़क की नाली भर गई थी, इसलिए पिछवाड़े के पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। मैंने सोचा यदि दीवार को बांध दिया जाए तो पानी यहाँ नहीं आ पाएगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैं पानी और कीचड़ से ऊब गया था। कमरों में मेढकों के बच्चे कूदते देखते थे। रात में बहुत से मेढक आ जाते। इसमें खाना खाते समय कीड़े गिरने का उतना डर नहीं रहता जितना उचक कर मेढक का थाली में आ जाने का रहता था। सांप अभी तक नहीं निकला था, तब भी कोने में मैंने एक डंडा रख लिया। चौका बेकार हो चुका था। चौका फूटे हुए बर्तन की तरह टपकने लगा था। वहाँ खाना बनाने की जगह नहीं थी। पूरे घर में सोने के लिए एक चारपाई जितनी जगह बच गई थी। दूसरे कमरे में खाना बनाने के लिए एक जगह ढूंढ ली गई थी। रात को चारपाई पर बिस्तर डालता हुआ मैं चिल्लाया, इधर आओ। पत्नी सोची होगी कि सांप निकला। अपने को टपकते पानी से बचाते हुए जल्दी से वह आ गई। तब मैंने खुश होकर उससे कहा, अच्छा हुआ, हम दोनों पति पत्नी हैं। बस एक चारपाई की जगह बच गई है जहाँ हम पानी से बचे रहकर रात भर आराम से सो सकेंगे। अगर माँ होती तो इस चारपाई पर वे सो जाती और हम लोग क्या कोने में खड़े खड़े बात करते करते उगते हुए रात बिता देते। पत्नी बहुत खुश थी। घर के सभी दरवाजे बंद कर लिए गए थे। पीछे की खिड़की भी बंद कर दी गई थी। रात भर वह कभी खुली नहीं रखी जाती। उसमें सलाखें नहीं थी। खिड़कियों के खुले रहने से बौछार अंदर आ जाती थी। चूँकि चारपाई न टपकने वाली जगह के अनुसार जमाई गई थी, इसलिए वह कमरे में बेढंगे तरीके से रखी थी। आने जाने में दिक्कत होती थी। दरवाजे से बिल्कुल सट कर चारपाई थी। 1 इंच भी इधर उधर होने से वह टपकने की सीमा के अंदर चली आती। चारपाई बिल्कुल नहीं सरकनी चाहिए। मैंने हिसाब से जमा दिया है। आने वाले दिनों में भी चारपाई इसी तरह बिछना था, इसलिए जहाँ उसके पाए थे वहाँ मैं फर्श पर चाक से निशान लगाने की सोच रहा था ताकि दूसरे दिन उसी निशान पर पाए रख दिए जाते। तब अचानक पानी गिरने से भी
चारपाई पर पानी नहीं टपकता और नींद खराब नहीं होती, परंतु फर्श इतना गीला था कि उस पर कोई निशान नहीं लगाया जा सकता था। फिर भी चारपाई जिस तरह जमाई गई थी वह नक्शा मैंने याद कर लिया। चारपाई के नीचे 2 पेटियां, कुछ कपड़े और डब्बा डिब्बी रख दिए गए थे, यानी जिनको बचाना जरूरी था। जब वह चारपाई पर आकर लेटी तो सरक कर मैंने उसके लिए थोड़ी और जगह बना ली। अच्छा हुआ जो हम दोनों पति पत्नी हैं, मैंने फिर कहा। तुमको अड़चन तो नहीं हो रही है? उसने पूछा। चारपाई छोटी है तो क्या हुआ? चारपाई में तुम्हारे लिए जो जगह है, दिल में जो जगह है, दोनों को मिलाकर कितनी सारी जगह हो गई। उसे जोर से हाथों से बांध कर कसते हुए मैंने कहा, तुमको अब जगह कम लग रही है? मैंने उससे पूछा। मैं तो आराम से हूँ, पर बाद में तुम मुझको चारपाई पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक नींद पूरी हो जाने के बाद तुमको अड़चन होने लगती है। थकने के बाद खूब फैल कर सोने का मन होता है। मुझे बाद में अड़चन होने लगेगी तो तुम कहाँ सोओगी? फिर एक बार कसते हुए मैंने कहा, हाँ, एक जगह नहीं होती तो कहीं भी सो जाती। मुझे तो कोई जगह नहीं दिखती। क्या दूसरे कमरे में है? दूसरा कमरा तो और भी गया बीता है। वहाँ खड़े होने की लायक 2-3 जगह बाकी है। चारपाई जितनी सूखी जगह कहीं नहीं है। तो कहाँ सोओगी? मैंने पूछा। इस चारपाई में लेटते हुए मुझे वह जगह मालूम हो गई थी। स्टोर रूम में पूरा का पूरा ठीक था, पर वह इतना छोटा कमरा था कि डब्बा डिब्बी और बर्तन जमाने के बाद एक आदमी की खड़ी होने लायक गुंजाइश रहती थी। उसमें खिड़की भी नहीं थी। वह एक कुंद छोटी सी कोठरी थी। अच्छा, अब बता दो, चिढ़ते हुए मैंने कहा। तुम्हारे पास तुम्हारे नीचे यानी चारपाई के नीचे चारपाई जितनी ज़मीन बची है, सामान हटाकर चारपाई के नीचे सो जाऊंगी। यह कहकर वह उठ गई और पेटी सरकाने लगी। हम दोनों ने मिलकर पेटियां जैसे तैसे स्टोर रूम में ले जाकर जमाई। बाकी सामान वह खुद रखाई। फिर मेरी चारपाई पर आकर लेट गई। उसकी सांस जोर से चल रही थी। पेटी उठाने से थकावट आ गई होगी। थक गई। उसे प्यार करते हुए मैंने कहा, तुम मेरे पास ही सोओगी? यहीं? कानून की तरह मैंने बात की। यह करो यह मत करो वाली मेरी बातें कानूनी होती थी, पर ये कानून मैंने नहीं बनाए थे। मैं तो गृहस्थी की पुलिस था। बने हुए कानूनों की मुस्तैदी से रक्षा कर रहा था, और कानून सबके लिए बराबर था, चाहे वह घर वाली ही क्यों ना हो। जब वह मुझे बहुत प्यारी लगती थी तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी मेरी इच्छा थी। प्यार की शुरुआत मैं उसके मोटे मोटे चिकने गाल को धीरे धीरे काटते हुए करता था, और इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि उसे चोट न लगे। जब सोकर उठा तो मुझे लगा कि अब मुझे नींद नहीं आएगी। साथ सोने से नींद खुलते ही अड़चन होने लगी थी। सोचा पानी तो नहीं गिर रहा है। पत्नी के खुले बालों से मेरे चेहरे पर सुरसुरी हो रही थी। गहरी नींद में भी वह सिकुड़कर मेरे लिए अधिक से अधिक जगह बनाकर सो रही थी। मेरी लेटने की इच्छा हो रही थी, पर मैं अपने पैर को हाथों को आरामदायक स्थिति में नहीं फैला सकता था। उसकी कूहनी मुझे गड़ती हुई लग रही थी। उसके हाथ को मैंने सीधा करना चाहा तो उसकी नींद खुल गई। नींद नहीं आ रही है? उसने बहुत प्यार से पूछा। मैं चुप रहा, जैसे सो रहा हूँ। पानी पियोगे? हाँ, आखिर मेरे मुंह से निकल गया। झुककर चारपाई के नीचे से उसने लोटा उठाया। मैं उठकर बैठ गया। पानी पीकर लोटा मैंने उसे दे दिया। चारपाई के नीचे लोटा रखकर वह कमरे में रखी बाल्टियों का पानी बाहर रखने के लिए उठी। पानी बंद हो गया है, उसने कहा। बाल्टी छत के टपकने से काफ़ी भर गई थी। वह पानी फेंकने नहीं, वह बर्तन धोने के काम आ जाएगा।
पूरी चारपाई में अच्छी तरह फैलकर अपने शरीर को मैंने आराम दिया। मुझे नींद आने लगी। नींद लेते हुए मुझे लगा कि वह कहीं और सोने चली जाएगी, या तो चारपाई के नीचे या कमरे में कहीं और, या खटपट खटपट कुछ काम करती रहेगी। सोने के पहले वाले विचार महत्वपूर्ण होते हैं या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम। इन विचारों में मैं किसी दिन बहुत ताकतवर होता, कई जादुई या बहादुरी के करतब दिखाता, कभी पहाड़ से नीचे कूद जाता, उड़ते उड़ते किसी बहुत खूबसूरत लड़की के कमरे में घुस जाता, कभी बहुत कमज़ोर और बीमार रहता। बहुत दिनों से मैं सोने के पहले विचार में कमज़ोर और बीमार आदमी हो रहा था। हो सकता है मौसम बदलने के कारण ऐसा हो। बदली पानी से मौसम बदल गया है। सुबह खूब पीली धूप निकल आई। इतनी खूबसूरत धूप मैंने बचपन में कभी देखी थी। सबसे पहले पत्ती ने धूप को निकले देखा था। तुरंत आकर उसने धूप निकल गई की आवाज़ से मैं एकदम उठ बैठा था। धूप ने सुबह सुबह गीलेपन के एहसास को भीतर तक सुखा दिया था। मुझे इतनी खुशी हुई कि लगा सूर्य और धूप का मेरे पिछवाड़े आने का ठीक नहीं है। उसे सामने बैठक के कमरे में आना चाहिए था, जहाँ 2 कुर्सियाँ, एक टेबल हम लोगों ने डाल रखे थे। एक चारपाई भी रहती थी, उसमें दरी बिछी रहती थी, लेकिन बरसात में उसे खड़ा कर दिया था। बाहर आकर मैंने खप्परों की तरफ देखा। सामने की खप्परों में धूप नहीं पड़ रही थी। 10-11 बजे तक उन पर धूप आ जाएगी, मैंने अंदाज़ा लगाया। ये खप्परे नहीं बनते थे, पर इलाहाबादी कहलाते थे और दूसरे देसी खप्परों से बहुत महंगे थे। इनका भाव 40 रुपये सैकड़ा था। वह भी खिड़की से नहीं हटी और हम दोनों डॉक्टर के निकलने की राह देखने लगे। इस बार खिड़की में आने में देरी भी हो गई थी। 7 बज गए होंगे। मैं स्टूल पर बैठा था, वह खड़ी थी। उसी कारण मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। बार बार सामने से ध्यान हटाकर उसकी तरफ या उसके कारण कहीं और चला जाता था। सिरस के पेड़ के नीचे एक भी आदमी नहीं था, नहीं तो उसकी हरकत से अंदाज़ा हो जाता कि डॉक्टर साहब बाहर आ गए हैं। मुझे लग रहा था कि डॉक्टर सहलकर बंगले में चले गए होंगे। अब की बार धूप के निकलने से डॉक्टर की ज़रूरत महसूस हुई थी। पानी नहीं भी गिरता, बदली छाई रहती, तब भी डॉक्टर को देखने का सवाल नहीं उठता था। खप्परे सूख जाएं, इसके लिए धूप पहले ही ज़रूरी हो गई थी। बाद में डॉक्टर का भतीजा बंगले के पीछे के दरवाजे से निकला, टहलता हुआ कुएं के पास आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर के भतीजे को बतला दूं, धूप निकल गई है, कल परसों तक ये कारीगर भिजवा देंगे। पत्नी से मैंने पूछा। हाँ पूछ लो, पत्नी ने कहा। तुम जाना नहीं, यहीं खिड़की पर खड़ी रहना, मैंने कहा। डॉक्टर का भतीजा मुझे आता हुआ देखकर जल्दी निपटाने की मुद्रा में मेरी ओर देखता हुआ मेरे पास आने का इंतज़ार करने लगा। गनीमत थी कि उसने मेरी उपेक्षा नहीं की थी। मैंने उससे कहा, डॉक्टर साहब ने कहा था कि धूप निकलने पर खप्परे सूख जाएंगे, तब कारीगर उनको सुधार देगा। छत के टपकने के कारण बहुत परेशानी होती है। मेरे पहले भी किराएदार रहते होंगे, उनकी भी समस्याएं होती होंगी, इसलिए डॉक्टर का भतीजा भी ऐसे संदर्भों को जानता था। उसका जवाब था, कम से कम 3 दिन तक लगातार धूप रहे तब खप्परे सूखेंगे। अगर 2 दिन धूप रहे और तीसरे दिन बदली छा जाए तो मुझे मालूम है कि इतनी जल्दी खप्परे नहीं सूखेंगे। कम से कम 3 दिन की लगातार धूप चाहिए। उसका आशय था, अगर आप धूप ला सकते हैं तो ले आइए, आपकी गर्ज है। अगर नहीं ला सकते तो फिर इंतज़ार करिए। मेरी नज़र बगीचे में काम करते हुए माली की पीठ पर गई, जो धूप में पसीने से चमक रही थी। जितनी धूप पड़ेगी पसीना और निकलेगा और उसकी पीठ चमकती रहेगी। इलाहाबादी खप्परों की छत मजदूर की पीठ नहीं थी। देसी खप्परों की छत भी
मजदूर की पीठ नहीं हो सकती। दफ्तर में ग्रेन एडवांस, ये एडवांस मिल सकता था। दफ्तर में धूप रहे और मेरे घर में न रहे तो दफ्तर से कुछ आशा की जा सकती थी। यदि दफ्तर कुछ नहीं कर सकता तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। वैसे सरकार की आलोचना की गुंजाइश प्रजातंत्र में हमेशा रहती थी, पर मैंने उसका उपयोग कभी नहीं किया। जिस प्रकार साल भर मैं पूरी आकस्मिक छुट्टी का उपयोग नहीं कर पाया, 4-5 दिन की छुट्टी बेकार गई। आप कारीगर को बुलवा तो दीजिए। धूप तेज होगी तो कपड़े तीसरे दिन के बजाय एक दिन में भी सूख सकते हैं। कारीगर अंदाज कर लेगा कि उसे कपड़ों पर काम करना है या नहीं। कारीगर इस बात की परवाह नहीं करेगा कि आपका नुकसान होता है या नहीं। आपको भी यदि परवाह होती तो मेरी बात समझ जाते। परवाह हम लोग करेंगे जिनका रुपया लगता है। कारीगर अपनी रोजी से मतलब रखता है, काम से नहीं। काम बनाने पर वह विश्वास रखेगा तो उसकी रोजी नहीं चलेगी। आपको लगेगा कि काम हो गया है, पर बाद में पता चलेगा कि नई परेशानियां पैदा हो गई हैं। बहुत मजबूरी में इनसे काम लेना चाहिए। अगर विश्वास पात्र कारीगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो जितना सह सकते हैं सहना चाहिए। और जब भी इनसे काम करवाएं, सामने खड़े रहकर करवाएं। मैं दफ्तर से छुट्टी ले लूँगा और अपने सामने काम करवाऊँगा। मेरी बहुत छुट्टी बची है। मैं अपनी छुट्टी का उपयोग घर के काम न होने के कारण कर नहीं पाता। प्रत्येक इतवार को लगता है कि बेकार हूँ। किसी विश्वास पात्र कारीगर को भेज दीजिए। मुझे एक विश्वास पात्र कारीगर ने ही बतलाया है कि एक बार की भीगे कपड़ों को सूखने के लिए कम से कम 3 दिन की धूप चाहिए। डॉक्टर के भतीजे के जाने के बाद मेरी परेशानी वही थी। धूप के निकलने से मुझ में आशा थी। आईने में चेहरा देखकर खुद की परेशानी को कोई अनुभव नहीं करता। बिना आईना देखे भी परेशानी खुद तो जाहिर होती है। ज़मीन पर धूप में पड़ती हुई अपनी छाया को देखकर परेशानी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि अगर बदली छा गई तो क्या होगा। आदमी की छाया का चेहरा कहाँ होता है और उसमें गुस्से का भाव कहाँ दिखेगा। मैं कितना परेशान हूँ यह मुझे बिना आईना देखे ठीक ठीक मालूम होना चाहिए। सिरस के पेड़ के पास आकर मैं खड़ा हुआ तो देखा पत्नी इशारे से मुझे बुला रही थी। इशारे से बुलाने में खामोशी रहती है, फिर भी मुंह पर उंगली रखकर मैंने उसे चुपचाप खड़ी रहने के लिए कहा। पत्नी की हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे देखकर वह समझ गई होगी कि काम नहीं बना। बुलाकर वह कहना चाहती होगी कि जाने दो, बाद में देख लेंगे। बंगले से कोई बाहर नहीं निकल रहा था। मरीज आने शुरू हो गए थे। इस बंगले के लोग बहुत कम बाहर निकलते थे, जबकि मैं बार बार बाहर निकलता था। डॉक्टर नियमानुसार एक बार सुबह और एक बार रात को क्लब जाने के लिए बाहर निकलते थे। बीच में कभी बाहर नहीं निकलते थे। इसके पीछे कोई भी राजनीतिक कारण होगा। जब मैं घर पहुंचा तो देखा पत्नी बहुत उत्साह में थी। फर्श जो कीचड़ से गंदा हो चुका था, उसमें वह कपड़े से पोछा लगा रही थी। मुझे देखकर उसने कहा, पोछा लगाकर खाना देती हूँ। पोछे के पानी को एक टिन के डिब्बे में निचोड़कर वह फर्श को जल्दी सुखाना चाहती थी। फर्श का सूखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए खिड़की दरवाजे मैंने खोल दिए। दरवाजे खिड़की क्यों खोल दिए? घर बिल्कुल नंगा हो गया। दरवाजे के खुलते ही वह उठकर खड़ी हो गई। खिड़की को बंद करते हुए मैंने कहा, लो, घर को एक चड्डी पहना रहा हूँ। पिछवाड़े के दरवाजे को बंद करते हुए मैंने कहा, घर को पजामा पहना रहा हूँ। मेरे ख्याल से सामने के दरवाजे को पजामा कहना ठीक था। यह दोनों दरवाजे मिलकर पजामा कहे जा सकते थे। मुझे क्या मालूम था कि भविष्य के सामने का दरवाज़ा मेरे हिस्से में आएगा और पीछे का दरवाज़ा पत्नी के हिस्से में। सामने के दरवाजे को भी मैंने बंद कर दिया, जिसके खुल जाने से पत्नी को उलझन हुई थी।
एक तो वह चौके वाली गंदी साड़ी पहनी थी और पोछा सहूलियत से लगाने के लिए उसे घुटने तक साड़ी समेटना पड़ा था। जब मैं खाना खा रहा था तभी तेज धूप का उजाला कम हो गया। वोल्टेज एकदम कम होने से किसी तरह बल्ब का उजाला कम हो जाता है, उसी तरह का एहसास बदली आने से मुझे हुआ। मैं समझ गया कि बादल छाने लगे हैं, लेकिन छत घने बादल हैं या नहीं यह देखने के लिए मैंने पत्नी से कहा। खाना खाते खाते मैं सोच रहा था कि धूप और बादल की परेशानी में पड़ा हुआ दुनिया में अभी केवल मैं हूँ। मुझे संक्रामक बीमारी लग गई है जिसका पहला शिकार मैं हूँ। सामने अरगरी में कल की धुली चड्डी बनियाइन बिना छुए देखने से मालूम हो रही थी कि सूखी नहीं है। उसे छूकर देखने की ज़रूरत नहीं थी। कपड़ों को देखकर अंदाज नहीं लग रहा था कि वे सूखे हैं या नहीं। पुराने हो जाने के कारण कपड़े बदरंग हो गए थे। कपड़ों में पिछले साल की सूखी काई थी जो पानी पाने से मटमैली जैसी हो गई थी। यह मेरा भ्रम था। कपड़ों को मैं छूकर देखना चाहता था। उन्हें छूकर देखने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता होती। खाने में मन नहीं लग रहा था, भूख नहीं थी और स्वाद भी नहीं आ रहा था। बादल तो है, हवा जोर की चल रही है, इसलिए लगता है छट जाएंगे। बाहर डॉक्टर साहब टहल रहे हैं, पत्नी ने कहा। मैं हताश हो गया। धूप के साथ डॉक्टर को बाहर होना था। यही बदली छा जाए तो डॉक्टर से कहा था कि कुछ देर पहले धूप थी, तो वे शायद विश्वास नहीं करते। उनका विश्वास न करना स्वाभाविक होता क्योंकि अधिकांश समय वे अपने कमरे में रहते थे। मैं 3 दिन की लगातार धूप की बात को कम कराकर एक दिन तेज धूप में लाना चाहता था। इसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा, खुशामद करनी पड़ेगी। हाथ धोते धोते फिर धूप निकल आई, पर डॉक्टर के पास जाने की इच्छा नहीं हुई। दफ्तर जाने का अभी समय नहीं हुआ था। अचानक मुझे चिट्ठी लिखने का उत्साह आ गया। बहुत दिनों से पत्नी चिट्ठी लिखने को कह रही थी। साले की 2 चिट्ठियाँ आ गई थी। पहले मैंने अपने बड़े भाई को पत्र लिखा कि यहाँ सब ठीक है। बहुत दिनों से अम्मा के समाचार नहीं मिले हैं, अम्मा की तबीयत कैसी है। फिर मैंने यह भी जोड़ दिया कि यहाँ पिछले दिनों बहुत पानी गिरा, छत बहुत टपकती है। यदि अम्मा अभी आ रही हैं तो मत भेजिएगा। मकान मालिक से कपड़े बनवाने के लिए कह दिया है। धूप निकलने के बाद काम शुरू होगा। धूप निकलती है पर बदली भी आ जाती है। साले को जो पत्र लिखा उसमें भी आखिरी में मैंने यह जोड़ दिया कि यहाँ का मौसम खराब है, पानी अचानक गिर जाता है। वहाँ का मौसम कैसा है लिखना। चिंता लगी है। कुछ सोचकर बाद में मैंने चिंता लगी है को काट दिया। दफ्तर में सभी कमरों में ट्यूबलाइट जल रही थी। बड़े बाबू के टेबल के नीचे पाइप से रिसकर पानी जमा हो रहा था। किसी ने उस जगह कपड़ा बांध दिया था। देवांगन बाबू से मैंने कहा था कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देवांगन बाबू ने कहा मुझे भी सर्दी हो गई है, सिर दर्द है। अगर बड़े बाबू मान जाएंगे तो मैं जल्दी घर चला जाऊंगा। बड़े बाबू कुर्सी पर नहीं थे, फाइलें लेकर साहब के पास गए थे। तबीयत मेरी भी अच्छी नहीं है, पर मैं घर नहीं जाना चाहता। घर बहुत टपकता है। बरसात में मैं सुखी रहता हूँ, गौराहा बाबू ने कहा। क्यों? हम दोनों ने पूछा। एक तो चारों तरफ मुरबी ज़मीन है, 5 इंच पानी गिरे तो भी वहाँ जमा नहीं होता। कीचड़ का सवाल नहीं है। पानी गिरता है तब भी साइकिल सर्र सर्र चलती है। घर की छत टिन और एस्बेस्टस की बनी है। एक बूंद पानी नहीं टपकता। बस एक बात का डर रहता है कि जोर हवा से पूरी छत उड़ न जाए। पिछले साल तो कुछ नहीं हुआ। मेरे आसपास कोई नहीं है। मैदान में अकेला मेरा घर है। टीन के ऊपर मैंने बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं, एस्बेस्टस के ऊपर नहीं रखे।
उसकी टूटने का डर लगा रहता है। पहले मेरा घर एक छोटा सा गोदाम था। गौती, फावड़ा, घमेला, सब्बल जैसी चीज़ें यहाँ रखी जाती थी। बाजू में मुरम की खदान है। मुरम की खदानों में पानी बहुत भर जाता है, अनजान आदमी डूब जाए। मेरा छोटा लड़का भी समझदार है, सपाटे से स्कूल जाता है और हम लोगों को चिंता नहीं होती कि वह डूब जाएगा। गौराहा बाबू पान खाते थे। दिन भर में 3-4 पान खाने की उनकी आदत थी। जब मांगू गौराहा बाबू के लिए पान लेने जा रहा था तब मैंने उससे कहा, मांगू लौटते समय देख लेना कि पानी गिरेगा या नहीं। बड़े बाबू ने कहा, रास्ते में मेरा काम भी कर देना, चाहे जाते समय या लौटते समय। मजार में 5 पैसे की अगरबत्ती जला देना, आज शुक्रवार है। बड़े बाबू ने मांगू के पास 5 पैसे फेंक दिए। प्रत्येक शुक्रवार को 5 पैसे की अगरबत्ती बड़े बाबू की तरफ से जलती थी। गौराहा बाबू के लिए मांगू पान लाया था, बड़े बाबू के लिए मजार में अगरबत्ती जला आया। पर मेरा काम वह भूल गया। मांगू, मेरे काम का क्या हुआ? मैंने पूछा। भूल गया, उसने कहा। बड़े बाबू ने कहा, जाओ अभी देख कर आओ, कोई खास बात होगी तभी कर रहे हैं। बरामदे में निकलकर उसने आकाश की तरफ देखा। वहाँ से पूरा आकाश नहीं दिखा होगा। नीचे उतरकर वह खुले में आ गया। चारों तरफ ऊपर देखकर वह लौटा। पक्की बात है, पानी गिरेगा, उसने कहा। सुन लिए? बड़े बाबू ने कहा। हाँ, मैंने कहा। अब मुझको समझाओ, पानी नहीं गिरता तो क्या होता? बड़े बाबू ने कहा। बड़े बाबू, आप सरकारी क्वार्टर में रहते हैं इसलिए मज़े में हैं। मेरे घर की छत बहुत टपकती है। मैं किराए के मकान में दुनिया देखता हूँ। मेरी तबीयत 2-3 दिन से गड़बड़ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यह मत सोचिए कि मैं आपसे छुट्टी के लिए कहूँगा। खुद के मकान से दुनिया देखने का सुख मेरे पास भी नहीं है। गौराहा बाबू और देवांगन बाबू एक साथ का। सरकारी क्वार्टर मेरा मकान नहीं, सबका मकान है। सबका मकान होने से भी उसमें शामिल हो गया। रहता हूँ तब भी, नहीं रहूँगा तब भी, इसलिए सरकारी क्वार्टर आप सबका भी है। दिलवा दीजिए। एक साथ हम तीनों ने कहा। साहब भी अपने वेतन से खुद का मकान नहीं बना सकते। जिस ठाठ से रहते हैं उसमें तो 5 दिन में उनका वेतन खत्म हो जाएगा। बाकी 25 दिन उनकी गुप्त तिजोरी में बंद रहते हैं। हमारे 25 दिन घूरे में पड़े रहते हैं। हमारा महीना टुकड़े टुकड़े होकर 30 दिन होता है। मैंने कहा। चिंथी चिंथी होकर 30 दिन, देवांगन बाबू ने कहा। मैं सोच समझकर चलने वाला आदमी हूँ, नहीं तो शहर से बाहर मैदान के बीच अकेला नहीं होता। संतू बाबू की तरह बीच शहर में 50 रुपये का एक मकान मैं भी लेता। एक एक दिन जोड़कर महीना पूरा करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ। हाय हाय, मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं न मालूम कितने लोगों से अच्छा हूँ। तुम 5 रुपये की खोली में रहोगे तब भी बहुत से लोग से अच्छे रहोगे, जिनकी मैं गिनती नहीं लगा सकता। मैंने गौराहा बाबू से कहा। तुमको रोज़ 75 पैसे मिल जाएं तब भी तुम गुजारा कर लोगे और बहुत लोगों से अच्छे रहोगे, क्योंकि तुम सोच समझ कर चलने वाले आदमी हो। देवांगन बाबू ने गौराहा बाबू से कहा। नौजवान दोस्तों, कल से तुम लोग ताश की गड्डी दफ्तर में ले आना, बड़े बाबू ने कहा। मैं मुस्कुराया। मुझे उनका नौजवान दोस्तों गाना बहुत अच्छा लगा। संतू बाबू, आप अपना पेट साफ करिए, आपकी गड़बड़ तबीयत ठीक हो जाएगी, बड़े बाबू ने कहा। बड़े बाबू, आज आप कव्वाली सुनने आएंगे, गौराहा बाबू ने कहा। मैं सभी दिन यहाँ आता हूँ और मुझे रात के 10-11 बज जाते हैं। दफ्तर के बचे हुए काम निपटा कर मैं घर जाता हूँ। यह सुनकर हम सब लोग मुस्कुराने लगे। अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नौकर की कमीज पार्ट 5 शेष